हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। मायके पहुंची बेटी ने जब अपनी माँ को कमरे में बंद देखा तो उसने अपने भैया और भाभी को ऐसा सबक सिखाया। कमला जी की बातें सुनकर अशोक जी के होश उड़ गए। अब उनसे और बर्दाश्त ना हुआ और वो चुपचाप हॉस्पिटल में एक तरफ जाकर 100 नंबर पर फ़ोन कर दिए। फ़ोन करने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहां आ पहुंची। वह सीधे कमला जी के वार्ड में पहुंचे, जहां कमला जी भर्ती थी। बेटों की वजह से अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। वह सही से बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए कंचन से उन्होंने इशारे से पेपर पेन देने को कहा। बयान पढ़ते ही पुलिस सख्ते में आ गई और तुरंत अशोक जी के साथ घर पहुंचे। दरवाज़ा रवि नहीं खोला तो अशोक जी को पुलिस के साथ देखकर हैरान रह गया। आप ही मिस्टर रवि हैं? हाँ। पीछे से कंचन भी वहां आ पहुंच गई। उसने खींचकर एक तमाचा अपने भाई के गाल पर जड़ दिया तो रवि की पत्नी चिल्लाई, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरे पति को थप्पड़ मारने की? चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, समझे तुम? शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। तुम दोनों ने जो कमला जी के साथ किया है उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना पड़ेगा। अशोक जी गुस्से में उबलते हुए बोले, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। आज से हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। जेल के डर से रवि उनको पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। कंचन नम आंखों से बोली, तूने जो अपराध किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। मेरी माँ आज कहते कहते कंचन के होठ कांपने लगे और वह सोचने लगी कि अगर उसकी सास ने उसे मायके भेजा न होता तो आज माँ। उस दिन कंचन अपनी माँ से मिलकर अपने ससुराल पहुंची तो कंचन को उदास देखकर सीमा जी सोचने लगी, लगता है कि फिर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। मायके से लौटी बहू कंचन का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी, जब से समधी जी का स्वर्गवास हुआ है हमेशा ही ऐसा होता है। कंचन जाती तो मायके बड़े शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आती और बहुत दुखी लौटती है। एक दो बार पूछा भी कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल देती और आज भी वह जल्दी ही वापस आ गई। जब से आई है तब से चेहरे पर ना जाने कितनी उदासी के बादल छाए हुए हैं। कंचन रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी तो सीमा जी पान लेने रसोई में गई तो कंचन की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ कंचन बेटा? सीमा जी का तो अपनी बहू की आंखों में आंसू देखकर कलेजा होक उठा, क्योंकि सीमा जी कंचन को बहुत प्यार करती थी। उस समय तो सीमा जी चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। कंचन बाहर चाय लेकर आई तो सीमा जी से बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि कंचन की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कंचन बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारे मायके से लौट कर आने पर यह उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात तो ज़रूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं है। क्या मुझको नहीं बताओगी अपनी परेशानी? सीमा जी कंचन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी जी वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं 2 सालों से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। मम्मी बहुत परेशान है। यह कहते कहते कंचन के मुंह से सिसकियों की आवाज़ निकलने लगी और वह बीती हुई यादों में खो गई। कमला जी के 3 बच्चे थे। तीनों को उन्होंने बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। कमला जी के पति रामेश्वर जी एक सरकारी पोस्ट पर नियुक्त थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस बड़े से घर में सब लोग खुशी खुशी रहते थे। तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई और बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो दूसरा बिजली विभाग में नियुक्त हो गया। बच्चे जिम्मेदारी संभालने लायक हो गए तो एक के बाद एक तीनों की शादी कर दी गई। रामेश्वर जी भी कुछ दिनों बाद अपने नौकरी से रिटायर हो गए और अब उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा था। रामेश्वर जी हमेशा अपनी पत्नी से कहते थे, कमला मैंने तुम्हारे बुढ़ापे का इंतज़ाम कर दिया है।
तुम्हारे बैंक में मैंने पूरे 20 लाख रुपए जमा किए हैं ताकि तुम मेरे बाद बुढ़ापे में आराम से बैठकर खा सको। तब कमला जी कहती, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखो हमारे परिवार में कितना प्यार है। अगर हम बिस्तर पर भी लग गए तो भी हमारे बेटे हमें पलकों पर रखेंगे। कमला जी बुढ़ापे में उसी के बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस होता है, वरना कोई साथ नहीं निभाता, चाहे कोई भी हो। तब रामेश्वर जी की बातों से कमला जी हमेशा चिढ़ जाती थी। तब उन्हें क्या पता था कि उनके पति की वाणी सच हो जाएगी। एक रात अचानक कंचन के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो कंचन, पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राकेश का फ़ोन आधी रात को आया। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? कंचन तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख उठी। बहना बिल्कुल सच बात है, यह राकेश रोता हुआ बोला। रोती बिलखती हुई कंचन मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपट बिलक बिलक कर रो पड़ी और कुछ ही देर में सब समाप्त हो गया। कंचन के तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि कंचन दोनों भाइयों से छोटी थी और इसीलिए अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली। लेकिन ईश्वर के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार कंचन जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई और जब दोबारा वह मायके गई तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभियों में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही थी और दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि दोनों ही भाई और भाभी यहाँ मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कंचन को वो समझ में ही नहीं आया कि जिस घर में प्यार बसता था वहाँ अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद कि प्राणों से प्यारी माँ की भी अवहेलना टूट किसी गई। कंचन उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वह लोग उसकी बात मान जाएं, लेकिन अब तो वह लोग अपनी दुलारी बहन की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। कंचन को सबसे ज़्यादा कष्ट अपनी माँ कमला जी को लेकर हुआ, जो कि बेचारी ना घर की रही ना घाट की। दोनों भाभियाँ एक एक समय बहुत एहसान जताकर खाना देती, वह भी बासी सूखी उल्टा सीधा। कमला उस परिस्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा सीधी और सरल थी और जो भाभियों पहले उसको मायके आने पर हाथों हाथ लेती थी, अब वह कंचन के मायके जाने पर अक्सर मुंह बनाते देखी जाती। कंचन जब भी आती मायके तो सोचती कि चलो कुछ दिनों में माँ के पास अच्छे से बिता लेगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती कि जल्द ही जल्द वापस भी चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाई जाती कि भले उसका मान सम्मान ना हो मायके में, पर वह अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने ही लगे थे। अचानक कंचन के मुंह से बहुत ज़ोर ज़ोर की सिसकियाँ निकलने लगी। कंचन बेटा, तुम इतनी ज़्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी? क्या तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख? हम कल ही समदन जी को लेने चलते हैं और अब समदन जी हमारे साथ ही रहेंगी। सीमा जी कंचन के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, यह संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। कंचन परेशान होते हुए बोली। क्यों नहीं बेटा, यह तुमसे किसने कहा? सीमा जी समझाते हुए बोली। वह ज़माना बीत गया जब इस तरह का अंधविश्वास करते थे कि माँ बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फ़ोन कर दो कि वह अपने ज़रूरी सामान पैक कर लें, हम लोग कल उनको लेके आएंगे। सीमा जी संकल्पित होकर बोली। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे बहुत बड़े अंदर्द से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझसे मम्मी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। कंचन फिर से अपनी सास के गले से लिपट गई। पागल कहीं की, मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छुपाती हो। मम्मी से कहीं बच्चे कुछ छुपाते हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं?
सीमा जी ने मुस्कुराकर पूछा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। कंचन तो बिल्कुल जैसे कृतज्ञ भाव से निहार ही जा रही थी। उसने अपनी मम्मी से बात करने के लिए भैया को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया ही नहीं। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? कंचन को खामोशी से खाना खाते हुए देखकर रोहित ने पूछा। फिर से कुछ हुआ है क्या बेटा? फ़ोन नहीं लगा? नहीं मम्मी जी, किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। मैं सुबह से कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, पर किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कितनी बार कहा था रवि भैया को कि एक मोबाइल दिलवा दो, मगर सुनता ही नहीं। कहता है सिर्फ तुमको फ़ोन करना होता है, मेरे पास कर लिया करो, मैं बात करवा दूंगा। पर अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आस पड़ोस का नंबर नहीं है क्या? सीमा जी ने पूछा। नहीं मम्मी जी, तो एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूँगी, सीमा जी ने कहा। पर मम्मी, रोहित जी की आज ज़रूरी मीटिंग है। कोई बात नहीं रोहित, मैं चली जाऊँगी। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम अपने ससुर जी को साथ ले जाओ। वैसे भी आज उनकी छुट्टी है। हाँ हाँ, पर बेटा क्यों नहीं, इसी बहाने मेरी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। कंचन और अशोक जी जब वहां पहुंचे, घर में ताला लगा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तो सब यहीं थे। उसने फिर से रवि को फ़ोन मिलाया, मगर लगा ही नहीं। बड़े भाई को भी फ़ोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने बेटे के इलाज के लिए मुंबई गए हुए थे। उनके बेटे के दिल में बारीक सा छेद था। वह परेशानी में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। तभी पड़ोस की आंटी आई और बोली, अरे बेटा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? वो आंटी जी, घर पर ताला लगा हुआ है, आपको पता है वो कहाँ गए हैं? कहीं घूमने गए हैं क्या? बेटा, मैंने कल रवि को अपने बच्चों के साथ गाड़ी में जाते देखा है और अभी तक नहीं लौटे, मगर कमला जी तो अंदर ही होंगी। वो जब भी कहीं जाते हैं, उन्हें घर में ऐसे ही बंद करके कई कई जगह गायब रहते हैं। कंचन हैरान थी कि मम्मी ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। कंचन ने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ की हल्की सी आवाज़ आई, मम्मी आप ठीक तो हैं? उसने फिर पूछा। नहीं की आवाज़ आई। फिर कुछ गिरने की थी, शायद उठने की कोशिश की होगी तो कोई चीज़ गिर गई होगी। प्लीज़ ताला तोड़ने के लिए कोई ईंट या पत्थर लेकर आए। ससुर जी लेकर आए और ताला तोड़ने लगे तो कंचन ने घबराकर कहा, मम्मी आप घबराइए मत, आपकी बेटी आ गई है। ताला टूटा, दोनों अंदर पहुंचे तो उनको तो होश ही उड़ गए। मम्मी ज़मीन पर पड़ी थी, एकदम कमज़ोर और पानी पानी मांग रही थी। कंचन दौड़कर पानी ले आई और अपनी बेटी को देखकर कमला जी रोने लगी और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। तो कंचन और अशोक जी ने उनको हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि ठीक से खाना ना मिलने की वजह से कमज़ोर हो गई हैं और ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो गया है। 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने दीजिए, आराम मिल जाएगा। अशोक जी कंचन के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, समदन जी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। कंचन तो माँ की हालत देखकर ही गुस्से में थी और वहीं पर उसके भैया भाभी उल्टा पुल्टे सवाल कर रहे थे। मम्मी के बारे में एक बार पूछा भी नहीं। हम दोनों काम करते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं बनाती हूँ। हमने हाथ नहीं पकड़ा है, खुद बनाकर खा सकती हैं। सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हैं, इतना भी नहीं कर सकती क्या? यह रवि की पत्नी बोल रही थी और अभी आराम से खड़ा होकर सुन रहा था। उनकी वजह से हम कहीं छुट्टी भी प्लान नहीं कर पाते, क्या बाहर खा भी नहीं सकते? उनकी तबीयत ठीक रहे तो क्यों नहीं घूम सकते? वह तुम्हें रोकेंगी? प्लीज़ यार, लेक्चर मत दे हमें, पता है हम कैसे उनको संभालते हैं। हर वक्त वह चिल्लाती रहती हैं। मैं इतना थक कर आता हूँ, अब आराम भी ना करूँ, उन्हीं के पास आकर बैठा रहूँ, रवि बोल रहा था और कंचन को वह पल याद आ गया। अगर वह मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट जाती थी तो कितनी लड़ाई होती थी। फिर बाद में कहता था तेरी शादी हो जाएगी तो मैं ही मम्मी के पास रहूँगा, फिर देखना सारा प्यार मेरा। उसी की मम्मी भी साइड लेती। सच ही तो कह रहा है, तू शादी करके चली जाएगी, सहारा तो रवि ही बनेगा। और वह गुस्से में बाहर निकल जाती थी। अब यह कैसे बात कर रहा है? रवि प्लीज़, डॉक्टर ने कहा है कि वह बहुत कमज़ोर हो गई हैं। बहन देखभाल की ज़रूरत है,
उनको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं देखभाल नहीं कर सकता। तुम क्यों नहीं ले जाती उनको अपने साथ? बड़े भैया तो जान छुड़ाकर अपने बेटे के इलाज के लिए दूसरे शहर चले गए और इस बुढ़िया को मेरे माथे छोड़ गए। रवि, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? हाँ सच तो है, तुम ले जाओ। हाँ हाँ ले जाऊंगी। वैसे भी अब मैं माँ को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाली। कंचन ने अपनी माँ का ज़रूरी सामान लिया तो उसे अपनी माँ की अलमारी में उनके बैंक की किताब मिली। वह लेकर वह हॉस्पिटल पहुंची और मम्मी से बोली, मम्मी आपके बैंक से पापा ने जो 50 लाख डाले थे वह सब पैसे निकाले। कमला जी रोने लगी और इशारे से बोली, बेटा तेरे छोटे भैया भाभी ने मुझसे ज़बरदस्ती निकलवा लिए। मैं मना करती तो बहू मुझे मारती थी। ये बात सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने माँ की पीठ पीछे करके देखा तो माँ के पीठ पर मार के निशान थे। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने सास ससुर से वह बात बताई। अशोक जी को भी रवि और उसकी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो पुलिस भी कुछ देर में हॉस्पिटल आ पहुंची। पुलिस ने कमला जी का बयान लिया तो वह भी सख्ते में आ गई। अशोक जी अपनी बहू के साथ उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा रवि ने ही खोला। अशोक जी को पुलिस के साथ देखकर हैरान रह गया। आप ही मिस्टर रवि हैं? हाँ। पीछे से कंचन भी वहां पहुंच गई। उसने खींचकर एक तमाचा अपने भाई के गाल पर जड़ दिया तो रवि की पत्नी चिल्लाई, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरे पति को थप्पड़ मारने की? चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा वह हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, समझी तुम? शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। तुम दोनों ने जो कमला जी के साथ किया है उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना पड़ेगा। अशोक जी गुस्से में उबलते हुए बोले, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। आज से हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो रवि की पत्नी कंचन का हाथ मरोड़ते हुए बोली, तू कौन होती है मेरे पति को जेल भेजने वाली? और किस जुल्म में तू हमें दोनों को जेल भेजना चाहती है? कंचन ने एक खींचकर तमाचा अपनी भाभी के गाल पर जड़ दिया। तुमने जो मेरी माँ की हालत की है, मैं तुम्हें कितना भी मारूं वह कम है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? अब तुम दोनों पति पत्नी सड़ो जेल में। और अगर मम्मी के सारे पैसे रुपए तुमने वापस नहीं किए तो यह सज़ा तुम्हारी और भी लंबी हो सकती है। याद रखना, इस घर को जो तुम अब भूल ही जाओ। जेल जाने के डर से दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाकर कंचन के पैरों में गिर गई, लेकिन कंचन ने भी उनकी एक न सुनी। उसे बार बार अपनी माँ के शरीर पर मार के निशान उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। कैसे बेशर्म की तरह उन्होंने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों पति पत्नी को 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई। उधर कमला जी अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में बहुत खुश थी और जितने भी पैसे उनके पति ने उनके बैंक अकाउंट में डाले थे वह सब उन्होंने एक अनाथालय को दान कर दिए और वह घर उन्होंने वृद्धाश्रम में तब्दील करवा दिया। बड़े बेटे ने शिकायत की तो कमला जी बोली, जो बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ को दो निवाले नहीं खिला सकते उसे मैं अपने घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं दूंगी। तुम जैसी औलाद से अच्छा होता कि मैं बे औलाद ही रहती। सही कहते थे तुम्हारे पापा, लेकिन मैं ही तुम पर अंधविश्वास करती थी। मैं अपनी बेटी के घर बहुत खुश हूँ। तुम अपना जुगाड़ कहीं और ढूंढ लो बेटा। इतना कहकर कमला जी ने उसे बेटी के घर से निकाल दिया। इतना कहकर कमला जी अपनी किस्मत पर दहाड़े मारकर रोने लगी तो सीमा जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। खबरदार समदन जी, इन आंसुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। इस घर में आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे हम लोग। अपनी माँ को देखकर रोहित और कंचन ने भी उनसे लिपट गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।